फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज की इस वीडियो में हम जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे। इनका जन्म बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इन्होंने अपनी इंटर की परीक्षा पास नहीं की थी। उसे छोड़कर ये 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी, उनके नाम है प्रिजन डायरी 1976, अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959, टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन 1978 और सोशलिज्म सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964। इनकी बुक्स को देखने के बाद इनकी विभिन्न विचारधाराओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी समाजवाद की अवधारणा क्या थी वो देख लेते हैं। अब इन्हें लोक नायक कहा जाता है। इनकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इनकी समाजवाद की अवधारणा वैसे वैसे परिवर्तित होती गई। सबसे पहला चरण इनका था मार्क्सवादी समाजवाद का। मार्क्स का वे कट्टरता से तो अनुपालन नहीं करते थे, लेकिन जीवन के शुरुआती चरण में वे स्वतंत्रता को समाजवाद से जोड़कर देखते थे, मार्क्सवादी समाजवाद से। फिर जैसे समय बीतता गया तो उन्होंने मार्क्सवाद का विरोध करते हुए उसमें हिंसा के साधनों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाजवाद की भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप व्याख्या की जानी चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार समाजवाद का वास्तविक अर्थ सामाजिक राज्य और आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है। मतलब इन्होंने लोकतंत्र के रूप में समाजवाद को परिभाषित किया था। फिर आगे समय के साथ ये गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, जिसमें वे सर्वोदय की अवधारणा को प्रेम, अहिंसा और करुणा की शक्ति पर विश्वास को बल देते हैं और इसे ही लोक शक्ति कहा था उन्होंने। जयप्रकाश नारायण जी की सर्वोदय की अवधारणा मूलतः 4 बिंदुओं पर केंद्रित थी। पहला कि साधन पवित्र होने चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। दूसरा, मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, लोक शक्ति पर। और फोर्थ है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए सत्ता में। एक तरह से ही कह रहे थे कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कंपटीशन की भावना ना हो, बल्कि ये सर्वोदय से आपसी सहयोग से काम करे। साथ ही समाज में सर्वोदय हो, ना कि जाति और वर्ग पर आधारित समाज हो। ये सारी बातें इनके 1936 में आई एक रचना वाई सोशलिज्म में देखने मिलती हैं। फिर 1949 में अपने एक लेख माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म में इन्होंने इस प्रकार के विचार दिए कि ग्राम पंचायतों के द्वारा सहकारी खेती की जानी चाहिए, भारी उद्योगों का स्वामित्व राज्य या स्टेट के अधीन होना चाहिए और छोटे उद्योगों पर उत्पादकों का नियंत्रण होना चाहिए और राज्य की भूमिका भी सीमित होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण जी के मानवतावाद पर क्या विचार थे। बड़े प्रैक्टिकल विचार थे इनके, क्योंकि ये कहते थे मनुष्य मूलतः ही जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि किसी भी मनुष्य का स्वभाव उसे प्रदत्त किए गए प्राकृतिक तत्वों और सामाजिक कारकों पर डिपेंड करता है। यही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मतलब मनुष्य के स्वभाव को आचरण और प्रयासों के माध्यम से बदला जा सकता है। जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि यदि मनुष्य को केंद्र में रखा जाएगा तभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को सार्थक रूप से बनाए रखा जा सकता है। इसी आधार पर ये डायरेक्ट पूंजीवाद और समाजवादी तथा औद्योगिक सभ्यता का विरोध करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य को सिर्फ एक यंत्र या मशीन के रूप में डिफाइन किया गया है। अब इन्होंने कहा था कि मनुष्यों के आत्मा की स्वतंत्रता और आत्मा का साक्षात्कार होना ही मनुष्य का एकमात्र सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर धर्म, विचारधारा, राज्य, विज्ञान, ये भी जितने भी साधन हैं, इनका उपयोग मनुष्यों को स्वयं के आत्म साक्षात्कार कराने के लिए यूज होना चाहिए। मतलब मानव केंद्रित व्यवस्था या सत्ता की बात करते हैं ये। अब आगे जयप्रकाश नारायण जी संसदीय लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र पश्चिम की अवधारणा है। ये जो पार्टी सिस्टम है ये पश्चिम का है। इसमें जो आम जनता है वो सिर्फ मतदान के समय इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी समय नहीं। इसीलिए इन्होंने संसदीय शासन को अल्पमत का शासन कहा। ये कहते हैं संसदीय शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही सबसे बड़ा दोष है। इसके चलते जो दल हैं वे राष्ट्र हितों को ना फोकस करके दलीय हितों को अधिक महत्व देने लगते हैं और इससे व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव की भी उपेक्षा होती है। अब इसका तो विरोध कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण, तो ये ना सामुदायिक लोकतंत्र या लोक स्वराज की अवधारणा का समर्थन करते थे। इनका कहना था कि नैतिक विचारों पर, नैतिक अपेक्षाओं पर आधारित लोकतंत्र होना चाहिए। इन्होंने अपने लोकतंत्र में पंच स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर सर्वोच्च निकाय ग्राम सभा होगी, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यपालिका पंचायत समिति होगी, जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यपालिका होगी, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सभा गठित होगी और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतीय समिति के द्वारा राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा और जो राष्ट्र सभा होगी वही कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। तो इस तरह के प्रशासन का समर्थन किया था इन्होंने।
फिर ये सामुदायिक प्रजातंत्र की आर्थिक संरचना की भी बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि जितने भी संसाधन हैं उनके उत्पादन और वितरण का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब युक्तियुक्त बंटवारा हो संसाधनों का, जिससे आर्थिक नियोजन के साथ आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। अब आगे हम जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति की धारणा के बारे में बात करते हैं। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी सरकार के कुछ अस्वीकार्य नीतियों के विरुद्ध इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी, जिसमें वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक, नैतिक और आध्यात्मिक ये 7 प्रकार के आयामों के साथ क्रांति करने की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य सिर्फ विकृत व्यवस्था को समाप्त करना नहीं, बल्कि एक नवीन वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित करना भी था। वे मनुष्य के ऐसे दृष्टिकोण की कल्पना करते थे जिसमें मनुष्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना एक साधन के रूप में माना उन्होंने, कि ऐसी क्रांति हो जिसमें मनुष्य की सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसके थ्रू मनुष्य अपने एक आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करे। संपूर्ण क्रांति में इन्होंने अनटचेबिलिटी, छुआछूत, बुरे रीति रिवाज, जातिवाद आदि को स्थान नहीं दिया था। शिक्षा में भी सुधार की बात की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के सारे तंत्र इस आधार पर पुनर्गठित होने चाहिए जिसका सीधा संबंध देश की समस्या से संबंधित हो। फिर आर्थिक आयाम में ये कहते हैं कि आर्थिक विकास का लक्ष्य मनुष्य का सुख और आरोग्य होना चाहिए, मतलब सुखी मनुष्य हो और हेल्दी हो, साथ ही उसे रोजगार और मिनिमम लाइफ सिक्योरिटी प्राप्त होनी चाहिए। फिर राजनीतिक आयाम में इन्होंने राज्य शक्ति के ऊपर लोक शक्ति को ज्यादा महत्व दिया, मतलब राजनीति को मानव कल्याण की साधना का माध्यम बना दिया था इन्होंने। फिर आगे सांस्कृतिक आयाम में भारत की मूलभूत मानवीय और आध्यात्मिक परंपरा पुनर्गठित करने की बात कही थी इन्होंने, और ये सारे कार्य, ये सारी सामाजिक क्रांतियां अहिंसात्मक साधनों के माध्यम से संभव हो पाएंगी कहा था। तो इन 7 अलग अलग आयामों पर जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति आधारित थी। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करके जाना वीडियो को, और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब द चैनल। अभी ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।